नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान आने से पहले कांग्रेस में एक बार फिर भारी खींचतान शुरू हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पायलट को कैसे सीएम बना सकते हैं, जिस आदमी के पास 10 विधायक नहीं है, जिसने बगावत की हो, जिसे गद्दार नाम दिया गया है, उसे लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं। इस बीच खबर है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में बड़ी दरार को भरने के लिए पार्टी आलाकमान जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का हालिया बयान इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। जयराम रमेश ने गहलोत की ओर से पायलट को गद्दार कहे जाने के मामले को लेकर कहा कि गहलोत के कुछ शब्द अप्रत्याशित थे और उन्हें इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। खबर देखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 50 साल के राजनीतिक करियर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। 2020 में पायलट खेमे की बगावत के बाद उन्होंने पहली बार अपने धुर विरोधी सचिन पायलट पर खुलकर हमला बोला है। इस हमले में राहुल गांधी की यात्रा के राजस्थान आने से 10 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सियासी खींचतान का नया अध्याय शुरू कर दिया। अब तक पायलट पर जो हमले गहलोत के समर्थक विधायक और मंत्री बोल रहे थे, अब खुद गहलोत ने उन पर मुहर लगा दी है। गहलोत ने समर्थक विधायकों की 25 सितंबर की बगावत को क्लीन चिट देकर खुद की सियासी लाइन को क्लियर कर दिया है। इससे हाईकमान के फैसले पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। गहलोत के बयान से साफ संकेत है कि उन्होंने अपने समर्थक नेताओं के खिलाफ 25 सितंबर की घटना को लेकर किसी तरह का एक्शन नहीं लेने की चेतावनी दी है। उस घटना को पायलट के खिलाफ बगावत करार देकर उचित ठहराने का मतलब है कि जरूरत पड़ी तो खुलकर टकराव भी हो सकता है। अब मध्य प्रदेश में आए, अब मीडिया कह रही है मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मगर राजस्थान में प्रॉब्लम होगी। तो देखते जाइए, क्योंकि ये जो यात्रा है ये कांग्रेस पार्टी से अब आगे निकल गई है। बगावत को लीड करने वाले नेताओं पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज राजस्थान प्रभारी अजय माकन के इस्तीफे को भी गहलोत ने इशारों में गलत ठहराया। अजय माकन पर गहलोत समर्थक मंत्रियों ने पक्षपात करने और पायलट के समर्थन में विधायकों को फोन करने के आरोप लगाए थे। 25 सितंबर को हुई बगावत के बाद गहलोत खुद अलग थे और उनके समर्थक विधायक आगे। इस बार पायलट पर हमले की कमान खुद गहलोत ने संभाली है। यह भी साफ है कि गहलोत और पायलट खेमों के बीच मतभेद मनभेद में बदल चुके हैं, जिन्हें मिटाना अब आसान नहीं। 25 सितंबर को गहलोत समर्थक 90 विधायकों ने पायलट के विरोध में स्पीकर सीपी जोशी को इस्तीफा दे दिया था। स्पीकर जोशी के पास अब भी गहलोत समर्थक विधायकों के इस्तीफे रखे हुए हैं। माना जा रहा है कि ये इस्तीफे ही सबसे बड़ा हथियार हैं। मुझे आपको बताते हुए और जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि हमारे 3 होनहार मंत्री राजस्थान मंत्रिमंडल के, उन्होंने आज श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा है और पत्र लिख करके मंत्री पद छोड़ने का ही इन्होंने पेशकश करी है और साथ में पार्टी के लिए काम करने के लिए इच्छा व्यक्त करी है। और तीनों मंत्री हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी, हरीश चौधरी जी और रघु शर्मा जी, तीनों के तीनों ने श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिख करके मंत्री पद से छोड़ने के लिए और पार्टी के लिए काम करने के लिए उन्होंने इच्छा जताई है। जब संगठन में काम करने का अवसर पार्टी आला कमान ने हमको दिया था तो ये उसी दिन तय हो गया था। हमने हमारी मंशा जाहिर कर दी थी और आला कमान का हमें ये था कि आप रुके रहिए, जब हम उचित समय आएगा तो हम आपको बता देंगे। लेकिन जो सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का एक सिद्धांत है कि हमारी कांग्रेस पार्टी में एक पद एक सिद्धांत है
हमने उसकी पालना करते हुए माननीय सोनिया गांधी जी को इस्तीफे दे दिए। ये सोनिया गांधी जी को हमने भेजा है, तो वो तो निश्चित रूप से उनका फैसला उनको करना है। हमने हमारे तीनों ने भेज। गहलोत पर अगर दबाव बढ़ा तो समर्थक विधायक इस्तीफा मंजूर करवा सकते हैं। ऐसे हालात में विवाद और बढ़ने पर बात विधानसभा भंग कराने तक पर जा सकती है। इस्तीफों का सियासी मकसद यही माना जा रहा है। सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत अचानक अलग तेवर में आए हैं। इसके पीछे सियासी जानकार कई तरह के कयास लगा रहे हैं। एक संभावना यह भी है कि राजस्थान को लेकर हाईकमान आगे बड़ा फैसला करने वाले हों, इसकी भनक गहलोत को लग गई हो। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में पड़ी दरार को भरने के लिए पार्टी आलाकमान जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के ठीक पहले गहलोत और पायलट के बीच फिर शुरू हुई अदावत पर पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का हालिया बयान भी इस संदर्भ में देखा जा रहा है। जयराम रमेश ने गहलोत की ओर से पायलट को गद्दार कहे जाने के मामले को लेकर कहा कि गहलोत के कुछ शब्द अप्रत्याशित थे और उन्हें इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि मैं दोहराना चाहूंगा कि गहलोत हमारी पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। वहीं पायलट युवा, लोकप्रिय और ऊर्जावान नेता हैं। पार्टी को गहलोत और पायलट दोनों की जरूरत है। जयराम रमेश ने कहा कि हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। राजस्थान के मसले का हम वही हल चुनेंगे जिससे हमारा संगठन मजबूत होगा। इसके लिए अगर हमें कठोर निर्णय लेने हैं तो कठोर निर्णय लिए जाएंगे। अगर समझौता कराया जाना है तो समझौता कराया जाएगा। लेकिन गहलोत और पायलट के गुटों के बीच यदि समझौता नहीं होता है तो यह तय है कि कांग्रेस दो फाड़ जरूर होगी। गहलोत और पायलट की लड़ाई का बीजेपी भी फायदा उठाना चाहती है। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। कांग्रेस की ताजा मूवी का नाम है जो अशोक जी ने आज रिलीज की है। हालांकि ये पटकथा पुराने समय से लिखी गई है और ऐसा लगता है कि नई बोतल में पुरानी शराब है। फिल्म का नाम है गद्दार कौन। कांग्रेस के आलाकमान के सामने एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि दोस्त तो सबने एक जैसा किया है। बीजेपी ने रविवार को जयपुर में जन आक्रोश अभियान शुरू किया, जहां राज्य के सभी 200 विधानसभा सीटों पर रथ यात्रा और रैलियां निकाली जाएंगी, जिनमें पार्टी के नेता गहलोत सरकार की विफलताओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे। अशोक गहलोत सरकार के 17 दिसंबर को 4 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी जन आक्रोश अभियान के जरिए जनता के बीच जा रही है। साफ है कि पार्टी के भीतर समस्याएं झेल रहे गहलोत की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। चिंतन शिविर में बड़ा चिंतन हुआ था कि सारी चीजें सुधरेंगी। हालांकि कई चीजों पर विराम लगाया, लेकिन एक बार फिर अशोक गहलोत मुसीबत साबित हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो बगावत कर रहे हैं और बगावत पर जो मोहर लगाई है 25 तारीख के, उससे स्पष्ट होता है कि वो संकेत दे चुके हैं कि भैया आर पार की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ये आर पार की लड़ाई किसके लिए फायदेमंद साबित होगी, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। वैभव अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और प्रोफेसर नीरज जैन, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और रत्नाकर जी, जब भी हमारा आपका सामना होता है, कांग्रेस किसी ना किसी मुसीबत में होती है। जयराम रमेश जी कह रहे थे कि संगठन सर्वोपरि है, लेकिन यहां तो मुझे लग रहा है कि गहलोत जी के लिए यह बात लागू नहीं होती। गहलोत जी के लिए संगठन सर्वोपरि नहीं है, उनकी कुर्सी और वो सर्वोपरि है। रविंद्र जी, देखिए, आपने शुरुआती स्टेटमेंट में कहा कि जब भी हमारा सामना होता है कांग्रेस कोई न कोई मुश्किल में होती है, लेकिन मैं उसको इस तरह से कहूंगा कि अब जब भी हमारा सामना हो रहा है, आप देखिए दिन प्रतिदिन जो है कांग्रेस का ग्राफ जो है, पॉपुलरिटी ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में भी जा करके जो ये भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी कि हिंदी हार्टलैंड में जब ये यात्रा जाएगी तो वो यात्रा असफल हो जाएगी, लेकिन देखिए लाखों की संख्या में लोग वहां पे भी भीड़ इकट्ठी होती जा रही है राहुल गांधी के समर्थन में। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा कि बगावत जो
कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रही है। मैं उस शब्द पे जरा इत्तेफाक नहीं रखता उस शब्द से, क्योंकि देखिए हमारे पार्टी में कहीं कोई बगावत नहीं है राजस्थान में, और आपसी मनमुटाव जरूर है। एक जो है नेता दूसरे नेता के ऊपर जरूर अप्रत्याशित शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो हम लोग एक बतौर कार्यकर्ता जो है हम कहीं न कहीं निराश है कि इस तरह के वरिष्ठ नेता को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, 90 विधायकों के इस्तीफे स्पीकर के पास रखे हैं, इसको क्या मतलब देखा जाए? नहीं, देखिए रविंद्र जी, आपने वो चीज नहीं देखा कि जब सारे विधायक एक सुर में हमारे पार्टी आला कमान के समर्थन में एक सुर में समर्थन दे रहे थे और कह रहे थे कि पार्टी आला कमान जो भी निर्णय लेगा वो हम स्वीकार करेंगे, तो हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है, ये समझ जाइए। और संगठन इस समय अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के प्रभारी हैं, जो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, वहीं सचिन पायलट अगले साल जो होने वाले चुनाव में अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ताकि जो है हम सरकार वहां पे रिपीट कर सके। देखिए, आपका ये एक बात बहुत क्लियर है रत्नाकर जी कि आपका व्यवहार अच्छा है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसका आपके रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं। आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन रिजल्ट भी तो देखिए पंजाब में क्या हाल हुआ, यही हाल आपका कहीं यहाँ भी ना हो, क्योंकि अशोक गहलोत जिस तरह की बातें कर रहे हैं, एक उप मुख्यमंत्री पद के ऊपर जो व्यक्ति रह चुका है, जो युवा है, जिसको आप आगे बढ़ाने की बात कहते हैं, उसके लिए गद्दार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक खाई तो नजर आ रही है ना। और आला कमान ने स्पष्ट कर दिया था कि ठोस कार्रवाई करेंगे, उसके बाद भी इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो इससे आप कैसे कह सकते हैं कि चीजें नहीं होंगी? खैर, उसके लिए भी हम आएंगे। वैभव अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, आपके लिए तो बहुत बेहतर काम होगा, बिना कुछ किए हुए सारी जीत हासिल हो जाएगी अगर कांग्रेस में फूट पड़ती है तो। और अब तो आप एक बड़ी यात्रा भी निकालने जा रहे हैं, रथ यात्रा, 51 रथों के साथ हर तरफ दौड़ेगी ये यात्रा। रविंद्र जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। सागर जी को मेरा प्रेम और प्रोफेसर साहब को नमन। ऐसा है कि रत्नाकर जी के चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो अच्छी लगती है देखने में। मैं तो चाहता हूं कि वो सदैव खुश रहें अपने जीवन में और अपनी पार्टी को खुश रखें, पार्टी उनसे खुश रहे, सब कुछ सही रहे, देश आगे बढ़े। लेकिन क्या होता है ना कि हमारा भारत देश कई बार राजनीति के हाथों बलि चढ़ चुका है और चढ़ रहा है, चढ़ता दिख रहा है। जहाँ पे रत्नाकर भाई हमारे कहते हैं कि दिख रहा है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, कहाँ दिख रहा है? कौन सा ग्राफ ऊपर जा रहा है? मुझे भी दिखा दीजिए, आपको भी दिखा दीजिए, प्रोफेसर साहब को भी दिखा दीजिए। ठीक है, भीड़ इकट्ठी हो रही है, लेकिन मैं रत्नाकर भाई को राजनीतिज्ञ होने के नाते ना बोलूं और मैं एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते बोलूं, वो भी समाज में रहते हैं, आप मैं सब हम लोग एक समाज में रहते हैं। मैं बोलूं कि देखिए, भीड़ तो बंदर के नाच पे भी इकट्ठी होती है, चाहे वो नुक्कड़ का हो चाहे वो सर्कस का हो। तो आने वाला समय ही बताएगा कि भीड़ तो कई बार हमने देखा है। अब अगर अपन राजनीति की बात करें, कई बार हमने देखा है कि कई बार रैलियों में बहुत लोग आते हैं। कैसे आते हैं? ट्रकों से आते हैं, शराब से आते हैं, पैसे दे के आते हैं, कैसे आते हैं? वो हर राजनीतिक दल का अलग अलग प्रारूप है, लेकिन भीड़ तो उसमें भी आती है। लेकिन वो तो वोट ये किस रैली की बात कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की रैली की बात कर रहे हैं या कांग्रेस की? नहीं, मैं अन्य राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ। भाजपा में तो ये सब चलता ही नहीं है, ये तो शुरुआत से ही नहीं। अच्छा, तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही कर लेना, ठीक है। हाँ, नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि फॉर्चुनेटली हमारे सारे नेता लोग जो हैं वो बड़े बड़े पॉपुलर नेता हैं। अब मैं चंडीगढ़ गया था 2 दिन के लिए, मैं वहाँ पे बिहार के एक बड़े नेता चुनाव में दिल्ली में पकड़े गए तिरंगे हाथों शराब बांटते हुए। हो सकता है छुटपुट घटनाएं, बड़े बड़े देश में छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, कोई इसमें मैं अपने आप को, मैंने काला कोट पहन रखा है, सफेद कोट नहीं पहन रखा है, तो इसमें कोई वो नहीं है। देखिए, हम अपनी डिबेट कर रहे हैं, इसमें कोई बंटवारे नहीं हो रहे, अब विचारों का आदान प्रदान है। आप कह रहे हैं, आपकी बातें सराहनीय है। बड़े बड़े देशों में छोटी बातें होती हैं, घटनाएं घटित होती हैं। पूर्णतः 100% में कोई भी सही नहीं होता। ना मैं हूं, ना रत्नाकर भाई है, ना प्रोफेसर साहब है, ना आप है, कोई भी नहीं है। नहीं तो ये जो राजस्थान का जो छींका है वो बिल्ली के भाग से फूटेगा या उसमें कोई कर्म भी शामिल होंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न किया। देखिए रविंद्र जी, आपने मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं राजस्थान से आता हूँ पूर्णतः, प्राइमरीली, और मैं आपको बताऊं राजस्थान की राजनीति क्या है।
कि मैं मेरे परिवार का, मेरे नाना जी ने भैरव सिंह शेखावत को सबसे पहली बार उनकी वो ओथ दिलाई थी 1979। तो मैं वो समय भी देखा है और मैं हरिदेव जोशी के इकलौते धोते के साथ पढ़ा हुआ हूँ। तो मैंने वो परिवार भी देखा है। बचपन में हम उनके घर खेलने जाते थे जब वो दोबारा सीएम बने थे। तो आप समझे कि हम दिवाली पतंगे वहीं उड़ाते थे उनके घर पे। तो मैंने दोनों तरफ देखा है। और मैं आपको बताऊं, राजस्थान में जब से मोदी जी आए हैं केंद्र में, एक तो सत्ता परिवर्तन और जो मन परिवर्तन है वो तो हुआ ही है जनता में। ठीक बात। मेरे कई ट्रिप लगे हैं पिछले 10 साल में राजस्थान, मेरा घर भी है जयपुर में। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस बार कहानी डिफरेंट है। इस बार बिल्ली के मुंह से छींका लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्ली कांग्रेस बिल्ली नहीं है, जबकि भाजपा बिलाव के रूप में आपको दिखाई देगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जनता त्रस्त है और नेता मस्त है। आप अभी भी देखें, डोटासरा साहब का इंटरव्यू आपने दिखाया। डोटासरा जी ने अपना रेजिग्नेशन और 3 मंत्रियों ने अपने रेजिग्नेशन दिया सोनिया गांधी को। मैं कांग्रेस की बातें कर रहा हूँ। अभी थोड़ी सी राजनीतिक डिबेट कर रहे हैं, हो सकता है रत्नाकर जी कुछ इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा रोमांचक करें डिबेट को, या प्रोफेसर साहब करते ही हैं हमेशा। नहीं, आपकी उपस्थिति तो हमेशा हमें गौरवान्वित करती है गौरव जी। आपकी उपस्थिति तो गौरवान्वित करती है। लेकिन पीएम साहब जब मौजूद थे, गहलोत जी के साथ मंच साझा कर रहे थे, तो पीएम साहब ने को भी गौरवान्वित महसूस हो रहा था जब वो तारीफ कर रहे थे गहलोत साहब की। देखिए, ये तो आपस में एक दूसरे की इज्जत है। मैं आपकी डिबेट पे लाइव, ये तो डिबेट है, मैं आपकी डिबेट पे लाइव कितनी बार हमारे प्रतिद्वंदियों की तारीफ करी है इसमें, और उन्होंने हमारी करी है। कोई इसमें कोई पर्सनल नहीं है। हम केवल ये बात कर रहे हैं कि जो भी राजनीति हो वो देश के फायदे के लिए हो। ठीक बात। अगर भाजपा गलत करती है तो भाजपा को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, और यदि कांग्रेस या कोई अन्य दल करता है तो उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। यहाँ पे हम अगर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करें, चाहे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में या अन्य परिप्रेक्ष्य में, तो कांग्रेस की इतनी गलतियां हैं कि कांग्रेस अपनी छवि को सुधारने को तैयार ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि आप एफर्ट डालिए, आप कुछ करिए, लेकिन देश के लिए एफर्ट डालिए, सत्ता की रूप के लिए मत करिए। बड़ी बात। हाँ, ये बात ठीक। तो इसमें बहुत जरूरी है ये चीज देखना। आप देखिए नेहरू गांधी परिवार, मैं चंद सेकंड और लूंगा, बाकी दोनों पैनलिस्ट व्यतीत हैं थोड़ा सा मेरे को चुप करने में, बट कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊं, नेहरू गांधी परिवार, नेहरू नाम पहले आता है। हमें याद होगा कि नेहरू जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत जैसे गौरवान्वित देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनका इंटरव्यू प्लेबॉय मैगजीन में छपा था, अर्धनग्न महिलाओं के साथ। तो महिलाओं का रिश्ता और कांग्रेस के लीडर्स का रिश्ता पुराना रहा है। हमने कई और भी चीजें देखी हैं, लेकिन आप देखें कि आप बाबा रामदेव को मौका क्यों देते हैं, बात करने का मौका क्यों देते हैं। अभी राहुल जी ने इतनी बढ़िया तस्वीरें दी, बाबा रामदेव क्यों क्या कहेंगे आप? मैं कहता हूं कि आप मौका ही क्यों देते हैं। आप अगर भारत जोड़ो यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको एक मंशा से करें, साफ तरीके से करें, अपनी पुरानी छवि को पीछे छोड़ दे। देखिए, पहला सवाल जो होता है ना, वो उस पर कुछ रेडीमेड स्क्रिप्ट भी तैयार की जाती, तो हमें कम से कम सब कुछ सुन लेना चाहिए। और कुछ बातें बहुत अच्छी और बेहतरीन कहीं, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो इत्तेफाक रखूंगा कि बहुत सारे बदलाव तो आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब प्रोफेसर नीरज जैन जी इस बात से कितने इत्तेफाक रखते हैं ये हम समझ लेते हैं जरा। नीरज जी, देखिए, बहुत बेहतरीन बात की है, भारत को लेकर, देश को लेकर एक विजन की भी बात करी है यहाँ पर वैभव जी ने। दोनों की बातें आपने सुनी, लेकिन असल में कांग्रेस कहती है कि वो मजबूत हो रहे हैं। भारत यात्रा की सफलता को क्या राजनीतिक सफलता से जोड़कर देखा जा सकता है? तो रवीन जी, सबको प्रणाम जी। बहुत अच्छी आज चर्चा चल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मेरा एक ही मानना है कि जैसे हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। जी जी। Everyone knows it very well. And what is the concept of any businessman of the country, not only of country but of entire world? एक बिजनेसमैन की, व्यवसायी की मानसिकता पूरे देश की, हाउ टू अर्न मनी, ठीक है। तो व्यावसायिकता की उसकी सोच अलग होगी और एक दल के संगठन की सोच अलग होगी। ठीक बात। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी की जो ये यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, ये परिणाम कुछ लेके कितना आएगी वो बाद में पता चलेगा। बट a man is doing very well for the organization और for the कांग्रेस पार्टी। यही नहीं, पूरे देश के लिए भी अच्छी कर रही है जी। हाँ, ये जो संगठन की बात राजस्थान की, जिस पर चल करके बहस हो रही है, जिसको अलग अलग तरीके से हमारे वैभव जी बिजनेसमैन है, वो तो ये ट्रक
एक के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 4 फ्री वाली पॉलिसी है उनका सब। देखिए क्या होता है, हर संगठन के अंदर मनमुटाव बहुत होता है, कुछ में डेमोक्रेसी होती है, कुछ में डिक्टेटरशिप होती है। अब आप ये जाने, अगर हम इसको लेते हैं, ये एक तो एज गैप है, कम्युनिकेशन गैप के साथ साथ एज गैप बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है अशोक गहलोत जी में और सचिन पायलट में। अशोक गहलोत को एक पिताजी कोई राजनेता नहीं थे, लेकिन इनकी को जो मिली है, इनको विरासत से मिली है राजेश पायलट से, ठीक है। महत्वाकांक्षी हर व्यक्ति होता है, सचिन पायलट, सही है, हाँ सचिन पायलट, सचिन पायलट। मेरा मतलब ये है कि देखिए सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है। संगठन में आप बहुत अच्छे से काम करें, कैसे भी आप काम करें, बड़ा हो या छोटा हो, सम्मान सबका होना चाहिए। ये बात सही है कि सबको पीड़ा होती है। बड़े लोगों को, चाहे यहाँ पे गहलोत जी हो या कोई और अन्य भी होता, बड़े लोगों को बहुत संयम से। तो इसमें तो नीरज जी, इसमें तो फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि कांग्रेस का जो वरिष्ठ लीडर है, जो सारे निर्णय ले रहा है, उसको समझ नहीं है या अशोक गहलोत को ज्यादा समझ है? क्योंकि उन्होंने तो सीधे सीधे आला कमान को आईना दिखा दिया ना। देखिए सब कुछ सही है, इस वक्त आदमी की एक मजबूरी होती है। मजबूरी इस वक्त ये है कि अशोक गहलोत जो है आज गुजरात चुनाव के प्रभारी है। 8 दिसंबर तक ये ऐसे ही थोड़ी बहुत कुश्ती कबड्डी चलेगी। इधर वीवो IPL चली रही है, आप जान रहे हैं, तो कबड्डी चल रही है, वीवो कबड्डी, तो ये भी थोड़ा इस तरह से चलेगी और उससे पहले कोई निर्णय नहीं लेगा। ये तो तय है कि अशोक गहलोत जी को जो जयराम रमेश ने जी कहा है, ठीक है, उनके अपने विचार हो सकते हैं। इससे पहले भी देखिए राजेश सिंह जो गुढ़ा थे विधायक, उन्होंने पूरा एक विरोध कर दिया था। उधर दिव्या मदेरणा थी, उन्होंने कहा कि भाई जो अशोक गहलोत के इतने विधायकों ने जो वो किया है उनकी भी वो निगरानी करें। सचिन पायलट के लिए ये भी हो रहा है कि लेकिन ये भाषा शैली तो दोनों जगह नुकसान पहुंचाएगी ना नीरज जी। आपने अगर गुजरात का प्रभारी उन्हें बना रखा है और वो यहाँ से कोई संदेश अगर देते हैं बगावत का, तो वो तो गुजरात तक उसका असर दिखेगा ना। देखिए विपक्ष को तो मौका चाहिए, विपक्ष को मौका मिल रहा है। देखिए मैं ये मानता हूँ कि सबकी अपनी अपनी चीजें हैं, लेकिन वैभव जी ने जो एक बात कही वो समझ में नहीं आ रही है कि रैली में भीड़ कहाँ से आती, कैसे आती है। तो देश में सारी रैलियों में सबसे ज्यादा भीड़ तो मोदी जी की आ रही है, और ये कहना कि आप बहुत पाक साफ है, दूसरे सब गंदे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। नहीं, मैंने इसीलिए उनसे थोड़ा पूछ लिया था कि मैंने कि किसकी रैली की बात चल रही है, मैंने इसीलिए नहीं, आपने पूछा ना, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप क्या समझते हैं, ये बात तो सही है ना। देखिए अब इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये बात तो सही है कि वन फिश इन्फेक्ट द होल वाटर, ठीक है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अच्छा, तो किस, चलिए उसको साफ करने का काम ये कर रहे हैं। किस मछली की बात कर रहे हैं, किसकी पार्टी में? वैभव जी आपने सुन लिया, नीरज जी को तारीफ भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं तंज भी कस रहे थे आपके ऊपर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए, जैसे कि स्टार प्रचारकों की आपने लिस्ट बनाई और राजस्थान को आप एक पहल के रूप में देख भी रहे हैं कि वहां पर भी आप किला फतेह कर सकते हैं, लेकिन इन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आपका एक बहुत बड़ा चेहरा छूट गया, वो था वसुंधरा राजे का। उनसे कोई बैर है क्या? तो राजस्थान को मजबूती कैसे मिलेगी? क्योंकि वहां जिस तरह का कलह, जिस तरह का विद्रोह कांग्रेस में है, वो बीजेपी में भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपकी जगह होता है या किसी और एक सामाजिक व्यक्ति की जगह होता है, जो इंग्लिश में कहते हैं इफ आई वाज अ पर्सन हु वाज ऑब्जर्विंग द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन दिस सिटी, मैं उस पर एक बड़ा सिंपल सी बात कहना चाहूंगा कि देखिए वसुंधरा जी, मैंने उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया है 15 साल, तो उनके कार्यशैली बहुत अलग है और उनके कार्य करने का तरीका बहुत अलग है। वो अपने अपने दायरे में रहकर अपने दायरे की ओर देखभाल करने की चेष्टा करती हैं, चाहे कार्यकर्ता के रूप में, चाहे नेता के रूप में, चाहे लीडर के रूप में। तो वसुंधरा जी का नाम स्टार प्रचारक में ना होना, उसके कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण हो सकता है तबियत नासाज, दूसरा कारण हो सकता है कि देखिए 23 में इलेक्शन है, वो अपनी गणित पे लगी हुई है, राजस्थान की गणित में। तो इसमें कोई गलत नहीं है। उन्होंने बोला कि भाई मेरे को यहाँ अगर संभालना है तो मैं वहां समय नहीं दे सकती, तो ओके, ठीक है। और बहुत लोग हैं ना भाजपा में, कोई एक ही इंसान थोड़ी है। और वसुंधरा जी का गुजरात से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि जिससे वो गुजरात जाए। और जहाँ पे बॉर्डर स्टेट्स है, गजेंद्र सिंह शेखावत है जोधपुर से, उदयपुर के है, कई नेता हैं जिनको भेजा गया, पूरी टीम गई है, 190 लोगों की टीम गई है राजस्थान। हाँ, पुष्कर सिंह धामी जी भी हैं और हरियाणा के CM भी हैं। करेक्ट, सभी लोग हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
जिन जिन का प्रारूप चाहिए, जिन जिन के पास मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि जो स्थिति गहलोत जी ने कांग्रेस के सामने पेश की है ना, वही स्थिति बीजेपी के सामने वसुंधरा राजे पेश कर चुकी हैं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। नहीं, मैं देखिए, आप भाजपा के किसी भी बड़े नेता का नाम बता दें जिसने सचिन पायलट जैसी बगावत करी हो कि भैया 35 एमएलए अपने साथ लेके चले गए जी, आओ अपन रिसोर्ट पे चले। आप, मैं मानोगे नहीं, आप वो जिस समय वो रिसोर्ट पे आए, मैं वहीं उसी रिसोर्ट में रुका हुआ था अपने परिवार के साथ। तो आप मानेंगे नहीं, मैं तो वहां पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहा था बाहर सबके साथ, और हमें फोन आया कि भाई साहब देखो, भाई साहब देखो। तो वो एक सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि हमने कभी बचपन से कभी, और सचिन जी से मेरा कई बार वार्तालाप हुआ है, कई बार डिबेट्स पे आए हैं हम एक साथ, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि राजेश पायलट का बेटा सचिन पायलट, जिसको विरासत में मिली है, वो अशोक गहलोत जैसे कद्दावर नेता से झगड़ा करेंगे। आप देखिए, नीरज जी ने एक बहुत पते की बात बोली कि अशोक गहलोत एज गैप हो रहा है। वो आप समझे, अशोक गहलोत, उनको विरासत में मिली है जगह, अशोक गहलोत ने नीचे जमीन से अपनी पैठ खड़ी करी है। क्या वो इंसान, आप उस इंसान को पत्ते, कागज के पत्ते की तरह उड़ा दोगे क्या? ये तो बड़ी वास्तविक बात है। इसमें राजनीतिक उठक पटक या महाराष्ट्र में भी किसी को विरासत में मिली थी, एक कोई बात नहीं, महाराष्ट्र में भी किसी को सत्ता विरासत में मिली थी। नहीं, किसको मिली आज थी? तो आज तो अगर देख, उद्धव ठाकरे की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, तो देखो ना, है ना। लेकिन आज वो अपने सिंबल के लिए लड़ रहे हैं, आज वो अपनी पार्टी के नाम के लिए लड़ रहे हैं, तो ये स्थितियां पैदा हो गई हैं। हमने बचपन से ये सीखा है कि यदि कोई आपको कोई गिफ्ट दे, हाँ, या आपका किसी से झगड़ा हो जाए, आपका मित्र से या घर परिवार में किसी से अनबन हो जाए, हाँ, या झगड़ा हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके द्वारा दी गई कोई भी चीज को उठा के आप फेंक के मारो, क्योंकि आपको उस चीज की कद्र नहीं है, इसलिए आप ये काम करोगे। नहीं तो आप सवाल किस पे खड़ी कर रहे हैं? विरासत से लेकर, विरासत में अगर किसी को कोई चीज मिलती है तो हम उसकी योग्यता देखेंगे, या हम ये देखेंगे विरासत में मिल रही है इसलिए इसको मिलनी ही नहीं चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर वो इंसान विरासत में मिली हुई चीज को, अगर वो इंसान संजोना दिखा दे, कार्यकर्ता के रूप में काम करके दिखा दे, तो फिर वो उस चीज को अपना बनाने की चेष्टा कर सकता है। अच्छा, तो ये काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था क्या? उनको भी लगभग ऐसे ही कुछ है उनके साथ भी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था क्या? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ विरासत नहीं है। आपने ज्योतिरादित्य के साथ, मैं आपको बताऊं, आप कभी चलिए मेरे साथ मिलने। ज्योति भाई ने ग्राउंड लेवल पे राजा होते हुए भी इतना काम किया है। वहां पे उनकी ना, उनको मंदिर के बाद उनकी पूजा करती है प्रजा, इस तरह माना जाता है। क्या बात है ज्योतिरादित्य वैभव जी, आपकी इसी जो भाषा शैली पे तो हम फैन हो गए आपके, कि आप 9 नंबर को कैसे 6 नंबर विपक्ष के लिए कर देते हैं, ये बड़ा समझने में दिक्कत हो जाए। रत्नाकर जी सहमत हैं वैभव जी की इन बातों से? वो कह रहे हैं कि राजस्थान में ऐसा कोई नेता नहीं जिसने विद्रोह किया हो। प्रश्न पूछिए, फिर से रिपीट करिए। वो कह रहे हैं राजस्थान में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने सचिन पायलट जैसा विद्रोह किया हो भारतीय जनता पार्टी के साथ। नहीं, ये कौन आके कह दिया कि सचिन पायलट ने जो है पार्टी के साथ विद्रोह किया है? अरे नहीं, आपके अपने नेता कह रहे हैं, ये तो गहलोत जी खुद कह रहे हैं, गद्दार बता रहे हैं उनको। देखिए, विद्रोह शब्द का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो एकदम गलत शब्द है। अच्छा, वो नहीं किया, वो गहलोत जी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। नहीं, किसी नेता के प्रति वैचारिक मतभेद है। विद्रोह क्या होता है? संगठन से आप जब बगावत करेंगे वो विद्रोह माना जाता है। वैभव जी, आपने शब्द गलत इस्तेमाल किया है, मैं बता दे रहा हूँ। वैभव जी, आपने गलत शब्द इस्तेमाल किया, वो गहलोत के लिए है शायद। मैं रविंद्र भाई, मैं रत्नाकर भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए मानता हूँ, आपकी बात मानता हूँ कि मैंने हो सकता है विद्रोह शब्द गलत इस्तेमाल किया हो, लेकिन इसको दल बल की परिप्रेक्षता में अपने आप को दिखाने की बात कर देते हैं। ठीक है, अब हम जवाब ले लेते हैं। रत्नाकर मां से कोई झगड़ा नहीं करता। रत्नाकर जी बात इन्होंने बोला है, मैं कई पॉइंट्स नोट डाउन किया हूं, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं जी। हाँ, देखिए, ये कह रहे थे कि भीड़ जो है वो बंदर के मदारी जब भी बंदर न चाहता है वहां पे भी भीड़ आती है, तो भीड़ का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मैं इन भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि भीड़ आप रैली में इकट्ठा कर सकते हैं, आप लोगों को बसों से वहां बुला सकते हैं, लेकिन ये 75 दिन से जो यात्रा चल रही है, 2000 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा जो है चल चुकी है, कई गांव में, कई जिलों में
कई राज्यों में होकर गुजर कर आज मध्य प्रदेश में पहुंची है। तो आप एक जगह भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, रास्तों में इस तरह से सैलाब जो है जन सैलाब नहीं ला सकते हैं, कारवां नहीं बना सकते हैं, ये समझने की बात है। और लेकिन रत्नाकर जी, आप तो खैर आप मुझसे मुझे लग रहा है ज्यादा समझ रखते हैं राजनीति की। मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा, बहुत बारीक सा, फिर आप अपनी बात रखिए। रैलियों में उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी बहुत भीड़ दिखी, विपक्षी दलों की रैलियों में, लेकिन वो उस भीड़ को अपना वोट बैंक में तब्दील नहीं कर पाए। ऐसे में हम ये कैसे समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के साथ जो भीड़ दिख रही है वो वोट बैंक में तब्दील हो जाएगी? देखिए रविंद्र जी, आज की परिस्थिति अगर देश की देख लीजिए तो देश में जो ये जनता है ना, ये इनके कुनीतियों से परेशान हो चुकी है। चाहे वह कोई भी मामला हो, महंगाई का मुद्दा हो जाए, बेरोजगारी का मुद्दा हो जाए, या जो है ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, तो आज लोग अजीज आ चुके हैं। 8 साल के दौरान इन्होंने जनता को दिया क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जनता को ये बांटने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो जनता समझ चुकी है कि आज उनके घर में 2 वक्त की रोटी जो है बनाने के लिए पैसे नहीं एकत्रित हो पा रहे हैं। बेरोजगारी, युवा जो है सड़कों पे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो जनता आखिर में इस तानाशाही सरकार से मुक्ति चाहेगी और वो उसी भावना से राहुल गांधी के साथ जुड़ रही है। आपने देखा कि कई संगठन के लोग, कई धर्मों के लोग और बड़े बच्चे, बूढ़े, जवान, सारे लोग जो है राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं। अब देखिए रत्नाकर जी, क्यों जुड़ रहे हैं? ठीक है, क्यों जुड़ रहे हैं? प्रश्न यहाँ पे आता है कि क्यों जुड़ रहे हैं। ठीक बात। वो राहुल गांधी को सिर्फ देखने के लिए तो जुड़ नहीं रहे हैं, वो राहुल गांधी का हाथ पकड़ के उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, इसलिए कि वो राहुल गांधी जो संकल्प उठाया है, बीड़ा उठाया है। ये तानाशाही सरकार जो दिल्ली में बैठी है, जनता की आवाज सुन नहीं रही है, जो मन की बात करती है और जनता के मन की बात सुनती नहीं है। तो राहुल गांधी जी ने जनता के मन की बात को सुनाने के लिए ये आपके हम अगर इन बातों से सहमत भी हो जाए ना रत्नाकर जी, तो सवाल तो ये उठता है कि उसके बाद भी उनको अप्रत्याशित जीत क्यों मिल रही है? देखिए अभी तक मैं ये कह दूं कि अप्रत्याशित जीत जो मिलती आ रही है, आप हिमाचल प्रदेश का ही अब रिजल्ट आ जाने दीजिए 8 तारीख को। मैं रविंद्र जी इसी चैनल पे हम लोग डिबेट में भी बैठेंगे, मैं 10 से 12 भी रहूंगा 8 तारीख को, और आप रहेंगे या कोई भी एंकर रहेगा, देखिएगा हिमाचल प्रदेश में हम किस तरह से जीत के आ रहे हैं। क्यों जीत के आ रहे हैं? क्योंकि जनता जो है उनके जो मूलभूत अधिकार हैं, वो मूलभूत अधिकारों से इन्होंने वंचित कर दिया है। हमने जो उनके मूलभूत अधिकार जो है, पुरानी पेंशन योजना है, वहां पे जो लोकल सेव का खेती करने वाला किसान है, उनके अधिकारों की बात की है, उनके हितों की बात की है। तो ये हम हिमाचल प्रदेश में वहां पे जीत रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ वैभव जी, आप रहिएगा तो देख लीजिएगा। तो इसी तरह से हम लोग अब जो ग्राफ जो उठ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं वोट में तब्दील होने का काम कर रहा है। और अभी तो ये मध्य प्रदेश है, आप जैसे राजस्थान में देखिएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर होता होगा तो वैभव जी भी इस बात को लेकर अप्रिशिएट करेंगे। कम से कम आप भी अरविंद केजरीवाल की तरह भविष्यवाणी तो करने लगे कि हम इतनी चीजें हो जाएंगी। लेकिन एक चीज और है, थोड़ा सा शब्दावली में परिवर्तन करिए, क्यों मुझे लग रहा है कि वैभव जी या बीजेपी कंफ्यूज हो जाती है। अब आपने बांटने की बात करी, आपने ये नहीं बताया किस चीज को बांटने की बात करी। वो मुफ्त रेवड़ियां बांटने तक ना ले जाए कि वो जो चीजें बांट रहे हैं लोगों में, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए वो आपकी शब्दावली पर बैन भी कभी कभी लगा देते हैं सदन में जाके। खैर, ये तो थोड़ा सा विषय वैसा हो गया। लेकिन हम ये समझना चाहेंगे कि ये चीजें जब होती हैं ना, हम सबसे बड़ी चीज है कि हम राष्ट्रीय स्तर की बातें करते हैं राज्य स्तर पर जाकर, तो जनता कैसे उसमें समाहित हो जाए, कैसे मान ले कि आप उनके साथ हैं। गुजरात के व्यक्ति से गुजरात की बात नहीं करेंगे तो वो आपसे कैसे सहमत हो जाएगा? भैया हम तो लोकल हैं, हमारी बात करिए, बेरोजगारी का मुद्दा है, ठीक है, जब चुनाव होगा बड़ा तब देखेंगे। गुजरात कहता है मुझे क्या चाहिए और मुझे जो चाहिए उसकी बात करिए। तो ये थोड़ा विरोधाभास तो नहीं है कांग्रेस में कि वो समझ नहीं पा रहे कि हमें किस जगह पर क्या मुद्दा उठाना? नहीं रविंद्र जी, देखिए आज जो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये भारत देश में ही भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है। जो एक संदेश है वो भारत के राज्यों में जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं वहां पे भी वो संदेश जरूर जा रहा है। आज राहुल गांधी जी हर रैली के बाद, हर जो है यात्रा के बाद 2-4 दिन के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को मीडिया तक पहुंचाते हैं, वो सारे मुद्दे हैं जो वो वहाँ, चाहे गुजरात का मुद्दा हो, चाहे अन्य राज्यों का मुद्दा हो, हर जगह के मुद्दों को वो उठाते रहते हैं। अभी बीच में आपने देखा कि राहुल गांधी खुद गुजरात में आए थे और उन्होंने रैली को संबोधित किया था। तो कहीं ना कहीं गुजरात की जनता भी देख रही है कि देखिए, जनता चाहे गुजरात की, तो ये काम हिमाचल में क्यों नहीं किया? उनकी हिमाचल में भी कर लेते ये काम।
नहीं, हिमाचल में उनका शेड्यूल नहीं था, उस समय ब्रेक नहीं था, 2 दिन का ब्रेक था। जब महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश में जा रहे थे, उनका 2 दिन का ब्रेक था, और उस ब्रेक में वो वहां पे गए और उन्होंने रैली को संबोधित किया। और हिमाचल प्रदेश में हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, चाहे गुजरात में भी हम बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री जी खुद जो है संशय व्यक्त किया है कि हम लोग घर घर जाकर जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो खुद भयभीत हैं प्रधानमंत्री जी इनके कि हम गुजरात में इतनी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। तो देखिए, ये जो संदेश है, रही बात संदेश की, तो ये संदेश जो है चाहे तमिलनाडु की जनता हो, चाहे हिमाचल की जनता हो, चाहे गुजरात की जनता हो, संदेश तो हर जगह जा रहा है ना। आज सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से संदेश चारों तरफ जा रहा है, और हर लोग पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमारे में और भारतीय जनता पार्टी में क्या फर्क है। इसलिए तो जनता हमारे साथ जुड़ रही है। ठीक है, आप उम्मीद कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हम देखेंगे। नीरज जैन जी, एक कदम आगे चल रहे हैं आला कमान से गहलोत जी, अगर देखा जाए, मतलब अगर कहीं मैं गलत हूं तो आप मुझे रोकिएगा। उन्होंने जिस तरह का 25 को ये लगता नहीं कि जो आप लोग चर्चा करते हैं, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि आप किस भूमिका में बात कर रहे हैं। उसको अदरवाइज मत कीजिएगा। आप करेक्ट से आपने रैली को कहा, अब इन्होंने बंगाल में जाके 87 रैली माननीय मोदी जी ने की, और 250 सीटों की बर्बाद करते रहे। कितनी सीटें आई, किसी से छुपा नहीं है, ठीक है ना। अब घर घर जाके अगर कहिए अमित शाह जी ने वहां पर मुजफ्फरनगर कांड की दुहाई देके 20 बार वोट मांगा, कौन ऐसा मंत्री था, कौन ऐसा व्यक्ति था घर घर नहीं किया। तो उसमें मजा ये आ रहा है कि आप देखिए, अच्छी चीज क्या है कि जो आप भाजपा कर रही है वो अपना गुणगान कर रही है, हम अच्छा कर रहे हैं, दूसरा कर रहा है तो गलत कर रहे हैं। अब आप, मैंने उस दिन भी कहा था, वैभव जी को याद होगा, मुझसे कह रहे थे तो मुझे टाइम नहीं मिला, मैं आज भी क्लियर कर दूं कि सर ये देश का दुर्भाग्य होता है। जो आपने बात कही बहुत सही है, उस क्षेत्र के, उस राज्य की जो उसकी समस्या है, उन मूलभूत समस्याओं पर राजनेताओं को चर्चा करनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये बात उठाई। मैं आज फिर कह रहा हूँ, देश का कोई प्रधानमंत्री आज तक के इतिहास में राज्य विधानसभा के चुनाव में वोटों की भीख मांगता नहीं दिखाई दिया। वैभव जी, इसको आप फिर कंफर्म करिए इंसाइक्लोपीडिया से, उसी से नहीं। उसके लिए दूसरी बात कही जा रही है, उसके लिए नीरज जैन जी, वो भाषा, नीरज जैन जी, अशोक गहलोत हो चाहे सचिन पायलट हो, किसी को भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अभी आप न्यूज पढ़ने में आपने किसी भाजपा नेता का वर्णन किया था, उन्होंने क्या बोला, गद्दार को नई पिक्चर आ रही है, नई बोतल में पुरानी शराब। बहुत अच्छा नहीं लगता है। भाषा शैली ठीक नहीं है। भाषा संतुलित और मर्यादित आचरण होना चाहिए, चाहे हम हो चाहे किसी दल का कोई प्रवक्ता हो। और निश्चित तौर पर ये जो राहुल गांधी की रैली है, हम तो बहुत दूर बैठे हैं, ये इसका परिणाम आपको पता चलेगा। नहीं, उसी के आधार पर तो मुझे लग रहा है उससे सीख लेते हुए भी अब जगह जगह रथ यात्रा बीजेपी भी तो निकाल रही है, तो ये उसी का असर देखिए रवि जी, बहुत अच्छी चीज है। अगर ये पदयात्रा पे आ जाए एसी कार में और हवाई जहाज में चलने वाले जमीन पर आ जाए, तो इनको औकात पता चलेगा कि आम आदमी की समस्या क्या है, वो किस चीज से, किस समस्या से जूझ रहा है। तो इनको भी उस स्तर पर आना चाहिए। बहुत अच्छी चीज है। नीरज जी, ये तो चीजें ठीक है, हमें भी अपनी शब्दावली का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके लिए क्या करें। क्षमा चाहता हूँ, मतलब ये कि सबको, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं और वैभव जी भी और रत्नाकर जी भी बहुत अच्छे से बात रख रहे हैं। इस थोड़ा सा, क्योंकि हमें शब्दों का इसलिए, क्योंकि हम उम्मीद ये करते हैं कि एक बेहतर डिबेट अच्छे तौर पर हम करें। खैर, आपने माफी मांग ली, वो चीज खत्म हो गई। मैं ये जानना चाहता था कि मैंने इसलिए पूछा कि गहलोत क्या आला कमान से एक कदम आगे चल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा क्योंकि जब विरोध की बात आई, आज उन्होंने क्लियर कर दिया कि जिनके पास 10 विधायक नहीं है उनको आप सीएम बनाना चाहते हो, तो कैसे जीतेंगे वो। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने मंच साझा कर लिया, यानी उन्होंने आला कमान को संकेत दे दिया। अब अगर 90 विधायक उनके साथ है तो आप टूट के जा सकते हैं, यानी वो एक तरफ ये भी संकेत दे रहे हैं जिस तरह बाकी नेता चले गए। ये बिल्कुल सत्य, आप सही कह रहे हैं, ये सब जगह होता है। एक कदम आगे जो सत्ता का बैठा होता, सत्तासीन बैठे होते हैं मुख्यमंत्री लोग, वो यही करते हैं। अक्सर हमारे उत्तर प्रदेश में ये होता है, माननीय योगी जी जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उसको देख के फिर लोग कहते हैं कि मोदी जी से भी ये आगे जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास सत्ता होती है वो अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करता है, और पीड़ा सबको होती है, जिसको भी फंस जाने का डर होता है वो पीड़ा होती है। और ये तो नितिन गडकरी जी वगैरह इस चीज को समझ नहीं पाए, उन्होंने बोल दिया, सच बोल दिया, और सच का परिणाम बुरा होता है। और निश्चित तौर पर राजस्थान में जो चल रहा है
वो चलना नहीं चाहिए। आपका आंतरिक मामला है, राजनीतिक आपके दल का आंतरिक मामला है, तो अंदर है तो अच्छा है, जब वो समाज में आ जाता है तो वो एक बुरा संदेश देता है, और कोई भी बुरा संदेश पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावी होता, अपना रोल अदा करता है, किसी राजनीतिक दल का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी दल का हो। ठीक, वैभव जी, राजस्थान की जब हम बात करेंगे तो आप अगर मजबूती की बात अगर ये कह दें, आपके जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं पूनिया साहब कि नाकारा सरकार है, कुछ किया ही नहीं है इसके साथ, उसके बाद मंच भी साझा हो रहा है, कई जगह तारीफ भी हो रही है गहलोत की, ये सारी चीजें उलट पुलट कर जनता से कहने से जनता इतना जल्दी से मुझे नहीं लगता कि आपके पक्ष में आ जाएगी। आप अपने काम कैसे गिनाएंगे कि अगर आपके पास विजन है राजस्थान का तो क्या है? वो तो गहलोत भी बता रहे हैं हमारे पास विजन है। ठीक है, कोई बात नहीं, जनता उसका डिसाइड करेगी। मेरे विजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी राजस्थान के प्रदेश, मतलब आपका मतलब बीजेपी की बात कर रहे हैं? हाँ, तो सब राजस्थान प्रदेश के सब नेता एक साथ बैठ के उसको डिसाइड करेंगे कि हमारे मैनिफेस्टो में क्या विजन दिया जाए। विजन डॉक्यूमेंट तो हम हमेशा देते ही हैं। तो और पहली बार 2014 में नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में एक राजनीतिक दल ने सत्ता संभाली और उसने अपने 10 आइटम बोले थे मैनिफेस्टो में से, 7 या 8 आइटम पूरे कर दिए पहली टर्म में ही, और दूसरी टर्म में जब गए तो नए आइटम उसमें ऐड कर दिए। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें डाउट करना चाहिए इसके अंदर। उसी तरह वसुंधरा राजे जी ने जो राजस्थान की पिछली सरकार में आइटम दिए थे अपने विजन डॉक्यूमेंट में, उसमें बहुत काम। अब थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, मैंने रत्नाकर जी से भी वही बात की कि राहुल गांधी राष्ट्रीय मुद्दे उठा रहे हैं, लोकल मुद्दों की बात नहीं करते। आपने भी पीएम मोदी का नाम गिना दिया। अब गुजरात में तीन तीन चेहरे बदल गए, ठीक है, उत्तराखंड में भी देख लीजिए क्या हालत हुई, मुख्यमंत्री बदले। तो आप उनके काम गिनाइए जो राज्य के अंदर हैं। राज्य के अंदर कौन सा ऐसा नेता है और क्या क्या काम किए गए राजस्थान के लिए, उस पर भी तो अमल होना चाहिए कि हमने साहब ये काम किया इसलिए आप हमें लाइए, और ये काम यहाँ पर गलत कर रहे हैं उसको हटाइए। मैं उसी पे आ रहा था जी जी। और मैं वही अभी मैं बोलने ही वाला था, तो उसके अंदर आपने पहले ही मेरी बात पकड़ ली। तो मैं ये कह रहा था कि पिछली सरकार में जब वसुंधरा राजे जी की अगुवाई में राजस्थान की सरकार थी, तो वसुंधरा राजे जी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में, मैनिफेस्टो में बहुत कुछ बोला था। मैं बताता हूँ कुछ एक चीजें। उसमें बोला था कि मैं टूरिज्म की ओर राजस्थान को आकर्षित करूंगी, राजस्थान में टूरिज्म आकर्षित करूंगी, वो किया। उन्होंने बोला कि वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे राजस्थान की जो सुंदरता है, उसको विरासत है जो उसको दर्शाएंगे, वो किया। राजस्थान में कई ऐसे एक्टिविटीज हुए, कई ऐसे जॉब्स क्रिएट हुए। आप कैरन एनर्जी, ऑयल एक्सप्लोरेशन हुआ, नेशनल सिक्योरिटी के बॉर्डर्स टाइट हुए, तो वो सारा सरकार के साथ हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, आज आप राजस्थान में चले आप मेरे साथ, हम देखेंगे कि राजस्थान में जयपुर से केंद्र है, जयपुर राजस्थान का, जयपुर से कोटा चले जाएं, जयपुर से उदयपुर चले जाएं, जोधपुर चले जाएं, आप जयपुर से लोहारू चले जाएं, आपको पता चलेगा अलवर, जयपुर से अलवर आ जाएं, जयपुर से नारायण, ये जापानीज कॉरिडोर है, वहां चले जाएं, आपको पता चलेगा कि जो मैनिफेस्टो में विजन दिया है, पानी, बिजली की व्यवस्था। और क्या होता है रविंद्र जी, राजनीति में क्या है, डबल इंजन की सरकार बहुत महत्वपूर्ण होती है। डबल इंजन की सरकार में मैं मोदी जी का नाम इसलिए लेके आया क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए है कि मोदी जी ने, क्योंकि वो हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, तो मोदी जी ने गाइड किया अपने जूनियर नेता को, वसुंधरा जी उनकी जूनियर ही है ना, तो वसुंधरा जी को प्रदेश के लिए अच्छा काम करने के लिए गाइड किया और इस तरह करिए, इसलिए हमने मिलकर केंद्र में स्थापित करी सरकार। और जितने टाइम प्रदेश में सरकार, तो यहाँ पर जो 51 रथों के साथ एक शिकायत पेटी भी लगी होगी जिसमें शिकायतें डाल सकते, तो इन शिकायतों के आधार पर काम करेंगे ये। लेकिन पहली बार नहीं हुआ है ना, आप ये भी तो देखें, ये जो रथ यात्रा निकली है, राजस्थान रथ यात्रा निकलेगी, वो पहली बार नहीं निकल रही है, पहले भी निकल चुकी है। 2008 की रथ यात्रा हम भूल गए क्या? तो मतलब इसमें बहुत सारा बढ़िया काम हुआ है। जमीन पे चलना छोड़ दिया है। 2012 की 13 की रथ यात्रा याद करिए। नहीं, मुझे रथ यात्रा याद है, मुझे याद है, अभी पीएम भी गुजरात में यात्रा कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा अपग्रेड हो गए आप लोग, समय भी कम रहता है, इसलिए रथ यात्रा और कार यात्रा पे ही रहेंगे, जमीन पे नहीं आएंगे। नहीं, कहना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हाँ। आप देखिए, रथ यात्रा तो तब से है जब से बाबरी मस्जिद का इशू भाजपा ने उठाया था। तो रथ यात्रा अब तो बस घोड़े दौड़ाने हैं, रथ के पीछे चलते हैं, श्री कृष्ण के रथ के पीछे चलते हैं।
हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में राजनीति देखते हैं, राज्य की राजनीति करने की कोशिश करते हैं, राज्य की राजनीति करने की कोशिश नहीं करते। सत्ता का लोभ नहीं है। हाँ, नहीं, सत्ता का तो खैर किसी को भी लोभ नहीं है, हर आदमी कहता हूँ, मैं तो इत्तेफाक भी रखता हूँ, लेकिन इस वजह से इतनी मेहनत की जा रही है, सत्ता के लिए थोड़ी ना की जा रही मेहनत, वो तो जनता के लिए मेहनत की जाती है, हर नेता ये कहता है, लेकिन सत्ता से कोई नहीं उतरना चाहता। खैर रत्नाकर जी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, 2 मिनट हैं, आप अभी 2 मिनट है आपके पास, बताइए। सब सहमत है, वो कह रहे हैं हमने जितना काम कराया उतना कांग्रेस नहीं करवा पाई, और सत्ता के लोभी हैं आप लोग, भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अगर हम सत्ता के लोभी रहते तो हमारे साथ ऑपरेशन लोटस का जो ये कार्यक्रम किया जाता है, ये किस लिए किया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा? नहीं, आप कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते ना, इसलिए आप कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते इसलिए। नहीं, तो जनता हमको चुन के लाती है ना, जनता का जनादेश का अपमान ये लोग करते हैं, ऑपरेशन लोटस जो है चलाते हैं। अगर सत्ता के लोभी नहीं रहे तो ये जनता का सम्मान करेंगे, चाहे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, तमाम राज्य हैं ऐसे जहाँ पे इन्होंने पैसे के बल पे, धन के बल पे विधायकों को तोड़ा है और सरकारें बनाई है। ये कह रहे हैं नहीं, उसके राजस्थान के विजन पर थोड़ा बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए राजस्थान से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे महासचिव जो है केसी वेणुगोपाल जी कल जो है राजस्थान जा रहे हैं, और वह निश्चित रूप से जो है ये जो मनमुटाव है दोनों नेताओं के बीच में, ये अध्यक्ष जी के संज्ञान में है, और वो कल केसी वेणुगोपाल को वहां पे भेज रहे हैं, और वो बैठा करके दोनों लोगों के बीच एक चर्चा करेंगे, और चर्चा बहुत सार्थक होगी, और निश्चित रूप से कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा। मेरा मानना है अजय माकन की नाराजगी कैसे दूर होगी? अजय माकन जी की नाराजगी कोई ऐसी नहीं है, वो तो चूंकि वहाँ पे प्रभारी थे और वो चीजों को देख रहे थे। अभी क्योंकि उस समय थोड़े से विवाद, पक्षपात का आरोप लग गया, इसलिए उनको केसी वेणुगोपाल जी को भेजा जा रहा है। ठीक है, नीरज जैन जी, चलते चलते सिर्फ आपसे ये समझना चाहते हैं कि वर्तमान की स्थिति में, ठीक है रत्नाकर जी, नीरज जी चलते चलते, चूंकि समय कम है, संक्षेप में चाहेंगे आपकी आखिरी टिप्पणी। इस स्थिति में क्या घटनाक्रम लगेगा? क्या पंजाब वाली स्थिति से कांग्रेस निपटती नजर आएगी, पंजाब जैसी स्थिति उसके लिए हो जाएगी, या भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी बात मनवाने में कामयाब रहेगी? देखिए, यहाँ पर पंजाब वाली स्थिति इसलिए नहीं आ पाएगी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी इन्वॉल्व थी और उसने इनके जो है गुस्से को उधर ले लिया। अब यहाँ पर अभी फिलहाल वर्तमान में ये सत्ता है, मैं नहीं समझता कि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये जो अभी गुजरात के चुनाव है उसमें थोड़ा बहुत तो इसकी भूमिका रहेगी। और रत्नाकर जी कह रहे हैं हो सकता है केसी वेणुगोपाल जी आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं वो कर लेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि 8 दिसंबर तक ये थोड़ा थोड़ा दबेगा, 8 के बाद एकदम से ब्लास्ट होगा। और इसके बावजूद भी राजस्थान की स्थिति में बीजेपी जो है सत्तारूढ़ दल जो केंद्र का है, उसका कोई बहुत ज्यादा दखलंदाजी इसलिए नहीं हो पाएगी कि देखिए आम आदमी जो सोशल सिक्योरिटी वाली जो बुनियादी समस्या है राज्य की, उसको अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन लागू करके दूर कर दिया है बहुत हद तक। और आप ये समझिए देश का सारा कर्मचारी सब इस वक्त हर उस अपोजिशन के साथ है जो इस सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ तैयार बैठा है सोशल सिक्योरिटी पाने के लिए, स्थानीय मुद्दों की समस्याओं को हल करने के। तो फिर आला कमान के ये कैसे दुविधा दूर होगी? ये आला कमान उस पार्टी का जाने, कांग्रेस का जाने, हर पार्टी के अपने आला कमान जाने, लेकिन इतना तो तय है कि इधर जल्दी कुछ नहीं होने पाना। हो सकता है ये शांत हो जाए कुछ समय के लिए, लेकिन एक बम ब्लास्ट होगा बड़ा। बहुत बड़ी बात कही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह से गहलोत काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के हाथ से मुद्दा पेंशन को लेकर जैसे ही उन्होंने बात करी वो छीन लिया है। बीजेपी के सामने अभी रथ यात्रा का दौर भी है और बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जिसमें मौके को भुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या वो मौका भुना पाएंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि बगावत तो कहीं ना कहीं अंदर है। दूसरी तरफ यह भी देखना होगा कि कांग्रेस इन सब चीजों से कैसे निपटेगी, क्या उसके पास विकल्प है ताकि उसके लिए पसोपेश वाली स्थिति ना पैदा हो। खैर, ये तो वक्त पे छोड़ देते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।